ओके, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। पहले तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल्स देखे थे, और इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने चालू कर लिया था वोल्टेज रेगुलेशन। सी दिस, व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन, ये हम देख चुके हैं, है ना। और वोल्टेज रेगुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें से दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हम देख चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। okay, this all we have discussed, and this is the formula by which we can calculate the E phase, है ना। और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, E phase माइनस V phase अपॉन V phase, दैट इज नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड फुल लोड वोल्टेज, ये था। ठीक है, अब हमारे इनडायरेक्ट मेथड्स बचे थे। ठीक है, उससे पहले हम इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर क्या कुछ कर्व्स काम में आते हैं। ओसी, जैसे अगर मैं बात करूं, पहला इनडायरेक्ट मेथड है वो है सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड, जो कि दो कर्व को काम में लेता है ना। कौन कौन सा, ओसीसी टेस्ट, ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एससीसी शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ जो जनरेटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ लेंगे आज, जितने भी हैं, है ना। सो टुडे वी विल बी स्टडिंग दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटर, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपके इनडायरेक्ट मेथड में काम आएंगे। ओके तो पहले हम आज सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम जो चालू करेंगे वो दैट इज इनडायरेक्ट मेथड्स। ओके, तो फर्स्ट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, OCC कैरेक्टरिस्टिक्स, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ जनरेटर, जानते हो आप, है ना। क्या है अपना जनरेटर में क्या होता है, दिस इज स्टेटर, और इसके बीच में आपका रोटर, है ना। और रोटर के अंदर क्या होती है, अपनी फील्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, डीसी एक्साइटेशन करते हैं। ओके, और स्टेटर से हम आउटपुट लेते हैं, थ्री फेज वाइंडिंग होती है, वही मैंने बनाया। सी दिस, दिस इज माय फील्ड वाइंडिंग दैट इज एक्साइटेड बाय डीसी, है ना, अलग अलग करके। और ये किस पे है, रोटर पे है, जो कि जिसको हम प्राइम मूवर से रोटेट करवा रहे हैं, है ना। तो ये व्हाट इज IF, IF इज फील्ड फ्लक्स। ओके, और ये एमीटर क्या मेजर करेगा, IF करंट। ओके, नाउ ये है मेरा स्टेटर, थ्री फेज वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड। ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में हम स्टार कनेक्टेड करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारे रीजन हम देख चुके हैं पहले ही। ओके, और ये एमीटर किसको मेजर करेगा, आर्मेचर करंट को, और ये वोल्टेज किसको मेजर करेगी, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, है ना, या आपका जो भी है ना। नाउ नेक्स्ट, ये लोड लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो पहला क्या है अपना, OCC, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हमें पता ही है कि ओपन सर्किट में हमें क्या करना है, लोड को हटाना है, यानी इन टर्मिनल्स को ओपन करना है। ओके, इनको ओपन करना है। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में बनेगा, हमारा इनपुट क्या है, हमारा इनपुट है फील्ड करंट IF। तो एक्स एक्सिस में हम फील्ड करंट को करवाएंगे, और इधर करवाएंगे हम VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओके, EF कहां प्रोड्यूस होगी, EF प्रोड्यूस होती है वाइंडिंग्स पे, है ना। EF is the induced EMF in stator winding, due to which this excitation, field excitation. Okay, so this is the सर्किट डायग्राम। इक्विवेलेंट सर्किट था अपना JXS RA। एक्सेस किसका कॉम्बिनेशन था, अगर आप भूल गए तो, एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एंड लीकेज रिएक्टेंस, है ना। ये देख चुके हैं हम अपने। नाउ ये अपना सर्किट डायग्राम था, ओपन सर्किट। नाउ it is a plot, what is OCC, it is a plot between open circuit voltage, that is VOC, across the armature winding and the current in the field winding। जैसे जैसे फील्ड वाइंडिंग हम चेंज करेंगे तो OCC का प्लॉट है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सी दिस इज द सर्किट डायग्राम। IA क्या होगा, हमारा आर्मेचर करंट इसके अंदर जीरो होगा, क्योंकि ओपन सर्किट है। टर्मिनल वोल्टेज, तो मुझे बताओ VT और EF क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। क्योंकि इसमें करंट फ्लो करेगा, तो कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो VT इज इक्वल टू EF। सही कह रहा हूं। तो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, VT, है ना, और दैट इज इक्वल टू EF, है ना, लाइन टू लाइन वोल्टेज। और EF का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, दैट इज 4.44 F N फेज, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स और वाइंडिंग फैक्टर। ओके, अब मेरा ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्या इस कंडीशन में, ओपन सर्किट कंडीशन में आर्मेचर रिएक्शन होगा क्या, एनीवन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, there will be armature reaction or not in this OCC characteristics, open circuit condition, anyone। नो सर। नहीं होगा, गुड, क्यों नहीं होगा,
जीरो है। वेरी गुड, करंट जीरो है क्योंकि आर्मेचर करंट ही तो आपको अपोज करता है मेन फील्ड। आर्मेचर रिएक्शन की डेफिनेशन हम पूरा एक लेक्चर है अपना, है ना, तो उसमें मैंने बता चुका था कि आर्मेचर जो करंट है यही तो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, आर्मेचर फ्लक्स फाई ए, और जो किसको अपोज करेगी, फाई एफ को, फील्ड फ्लक्स को कौन प्रोड्यूस कर रही है, ये वाली फील्ड वाइंडिंग। तो आर्मेचर रिएक्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब दूसरा ये है कि अब आप जानते हो कि भाई सिंपल, अगर मैं बात करूं, एक मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ओके, और इसको मैंने करंट दिया, है ना, फील्ड करंट है सपोज, है ना, डीसी वाइंडिंग से। तो मुझे बताओ, जैसे जैसे मैं फील्ड करंट बढ़ाते जाऊंगा, ढंग से बताना मुझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे मैं फील्ड करंट को बढ़ाते जाऊंगा, और यहाँ पे मेरी एक दूसरी मशीन रखी हुई है ना, आयरन की है, इसको ये क्या कर रही है, मैग्नेटाइज कर रही है ना, मैग्नेटाइज कर रही है, इसकी वजह से फ्लक्स फाई है। तो मुझे बताओ, जैसे जैसे फील्ड को आप बढ़ाओगे, फ्लक्स क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। इंक्रीज होगी। तो ये क्या करेगी, इसको मैग्नेटाइज करेगी, वेरी गुड। अब कब तक, जैसे जैसे मैं हमेशा इसको मैग्नेटाइज करते जाएगी, या कुछ लिमिट है इसकी, या कुछ आपने पढ़ा होगा कि आयरन कुछ एक पर्टिकुलर इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, कैपेसिटी होगी कि भाई इतनी फ्लक्स झेल सकता है ये, है ना। तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फील्ड, एक लिमिट आएगी, उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये उसे क्या कहते हैं, सेचुरेट। यानी अगर मैं करूं फील्ड फ्लक्स बढ़ाते जा रहा हूं, तो पहले तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे फील्ड बढ़ा रहा हूं ये मैग्नेटाइज हो रही है लीनियरली, बट कुछ समय बाद में क्या हो जाएगा, ये हर एक मैग्नेटिक मटेरियल की दिक्कत है कि वो कुछ देर बाद में वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, कि बस इससे ज्यादा मैं नहीं हो सकता। तो अब मुझे बताओ, इसके अंदर जैसे जैसे मैं फील्ड बढ़ाऊंगा, अब देखो इसमें इक्वेशन अगर मैं बात करूं, हमारा ग्राफ किसके बीच में है, ये वीओसी और आईएफ, है ना, आईएफ और वीओसी, ओपन सर्किट वोल्टेज को मैं कह सकता हूं ईएफ के बराबर है, ढंग से देखना। तो मैं ईएफ को कौन सी वोल्टेज कह सकता हूं, अगर यहाँ पे लोड भी लगा दिया, सपोज यहाँ पे मैंने लोड भी लगा दिया, तो ईएफ को मैं हमेशा ओपन सर्किट वोल्टेज कह सकता हूं क्या, बताइए, बताओ, ये चेंज होगी क्या, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि ईएफ किस पे डिपेंड कर रही है, फील्ड फ्लक्स पे, ये तो फिक्स है ना। तो ये तो इंड्यूस ईएमएफ है, तो ये हमेशा ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएगी। अब इसके अंदर मुझे बताओ, ईएफ, है ना, तो वीओसी की जगह मैं ईएफ लिख दूं यहाँ पे, है ना, एक ही बात है। तो ईएफ हम क्या कर रहे हैं, आईएफ को बढ़ा रहे हैं, आईएफ को बढ़ा रहे हैं मतलब फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं, बाकी तो मेरे कांस्टेंट है, के डब्ल्यू कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी मेरी कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, है ना। तो मैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कौन करेगा, स्पीड, स्पीड मेरी कांस्टेंट है। तो मैं फ्लक्स को बढ़ा रहा हूं, तो मेरा ईएमएफ ये भी क्या होएगा, बढ़ेगा। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, आपका ग्राफ लीनियर आना चाहिए, मैं कह सकता हूं फाई इज प्रोपोर्शनल टू आईएफ, जैसे जैसे मैं फील्ड को बढ़ाऊंगा फ्लक्स भी बढ़ेगा, बट कब तक, लो वैल्यू स्लिप तक। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये आपका बढ़ता जाएगा। तो क्या ये हमेशा बस बढ़ता जाएगा क्या, ये बताओ भाई, एक हाई वैल्यू फ्लक्स मैंने और करंट बढ़ाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बताइए, सेचुरेट, है ना। तो आप जो फील्ड बढ़ा रहे हो, नो डाउट फील्ड करंट बढ़ा रहे हो, लेकिन वोल्टेज बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी, तो वो सेचुरेट हो जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये वाला, है ना। और दिस वोल्टेज इज कॉल्ड रेटेड वोल्टेज, है ना, देखेंगे अभी। नाउ अब ये तो हो गया। अब मुझे बताओ, अगर हर एक फल आपके इसके पास, है ना, मैग्नेटिक के पास रेजिडुअल फ्लक्स होती है हमेशा, रेजिडुअल फ्लक्स होती है। सपोज मैंने क्या किया, करंट को, है ना, करंट को फील्ड करंट को जीरो है स्टार्टिंग में, है ना, फील्ड करंट इज माय जीरो। नाउ फील्ड करंट इज जीरो, तो अब मैं रोटर को मूव करवा रहा हूँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो कुछ ना कुछ रेजिडुअल फ्लक्स होगी। तो वो रेजिडुअल फ्लक्स कट करेगी इसको। अभी मैंने डीसी एक्साइटेशन नहीं दिया है, डीसी एक्साइटेशन नहीं दिया है, तो मुझे बताओ मिनिमम फ्लक्स रेसिडुअल फ्लक्स को कट करेगी। तो मुझे बताओ इंड्यूस ईएमएफ होगी कि नहीं होगी, कुछ ना कुछ, जब मेरा डीसी करंट जीरो है तो भी। क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आया, देयर विल बी अ रेसिडुअल फ्लक्स, और ये रोटर मूव कर रहा है, तो वो रेसिडुअल फ्लक्स क्या करेगी, इसको कट करेगी। हर एक मैग्नेटिक मटेरियल के पास आपके रेसिडुअल फ्लक्स होती ही होती है ना। तो मिनिमम फ्लक्स, क्या ये ग्राफ, अब मुझे बताओ, जब मेरा आईडीसी जीरो था, तो ये ग्राफ जीरो से चालू होना चाहिए क्या, यानी जीरो पे, जीरो फील्ड करंट पे भी
मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ थी, तो ये जीरो से चालू नहीं होगा, ये चालू कहाँ होगा, यहां से। तो ये मुझे बताओ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिडुअल फ्लक्स को। सी दिस इज द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देखो वीओसी, इस वीओसी को मैं ईएफ भी लिख सकता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, तो यहां पे मैंने लिख रखा है एट लो वैल्यू ऑफ आईएफ फाई इज प्रोपोर्शनल टू एफ। सी दिस, यहां से चालू किया, रेड वाला कर्व की बात कर रहा हूं मैं, है ना, रेड कर्व, है ना, है ना, रेड कर्व वाला अपना क्या है, ये है, ठीक है। और फिर उसके बाद में, फिर क्या बाद में हो जाएगा, ये सैचुरेट हो गया, ठीक है, सैचुरेट हो जाएगा। अब ये यहां से चालू नहीं किया मैंने, कहां चालू किया, दिस सी दिस रिप्रेजेंट रेसिडुअल ईएमएफ। ओके, अब अगर सैचुरेट नहीं करता, सपोज अगर ये सैचुरेट नहीं करता, तो क्या करता है, लीनियरली इंक्रीज करता, सी दिस ग्राफ, ये वाला, इसको हम कहते हैं एयर गैप लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एयर को, क्योंकि एयर तो सैचुरेट नहीं हो सकता, है ना। तो अगर इसको मैं बताना चाह रहा हूं कि सपोज इफ हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल वो सैचुरेट नहीं करता, तो ये ग्राफ बढ़ता जाता, तो ये एयर गैप लाइन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है। अब दूसरा, दिस दिस इज आईएफ रेटेड, है ना, आईएफ रेटेड फील्ड रेटेड करंट। ये कौन सा करंट है, उतना करंट है, दिस इज द मिनिमम करंट और रेटेड फील्ड करंट एट विच रेटेड वोल्टेज इज प्रोड्यूस। रेटेड वोल्टेज कौन सी, जो मशीन की रेटिंग है, सपोज रेटिंग 415 वोल्टेज है, तो 415 वोल्टेज में 415 वोल्टेज यानी ओपन सर्किट 415 वोल्टेज करने में मुझे कितना फील्ड करंट चाहिए, वो ये आईएफ रेटेड है, वो कहीं यहां पे आ रहा है, सी दिस, वो वी रेटेड है। ओके, अगर मैं इस लाइन को और ये सेंटर से अगर इसको मैं जोड़ दूं, दिस लाइन इज कॉल्ड मॉडिफाइड एयर गैप लाइन, दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड एयर गैप लाइन, ठीक है। ये मॉडिफाइड एयर गैप लाइन है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया कि लीनियर भी है, और इसी लीनियर पाथ पे ही हमको क्या मिल रहा है, रेटेड वोल्टेज मिल रहा है। ओके, दिस इज दी मॉडिफाइड, और ये सैचुरेट नहीं हो रहा, है ना। दिस लाइन रिप्रेजेंट दी अनसैचुरेटेड लाइन, है ना। तो हमारा एक्चुअल कर्व है वो तो ये रेड कलर वाला है ना, सी दिस। ओके, समझ में आया, दिस इज दी ओसीसी, लैब में भी पढ़ चुके हैं। और ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, एयर गैप लाइन क्या होती है मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। और द फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट इज कॉल्ड रेटेड फील्ड करंट। ओके, और मॉडिफाइड एयर गैप लाइन क्या है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इक्विवेलेंट अनसैचुरेटेड मशीन दैट प्रोड्यूसेस रेटेड वोल्टेज एट रेटेड फील्ड करंट। ओके, तो उसी से समझ में आ सर गया आपको। हाँ बताइए। सर ये रेटेड मैक्सिमम होती है क्या नहीं, किसी भी मशीन के लिए? हाँ कि भाई वो डिजाइन उसी के लिए की है, यानी उसकी वाइंडिंग डिजाइन है 415 वोल्ट के लिए, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकती, है ना। बट वो क्या है कि भाई ये इसकी ऑपरेटिंग रेंज है, यानी एक्स पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी इसको। ओके, 415 पे डिजाइन, इसीलिए अगर इसको कम वोल्टेज पे आप रोटेट मतलब वोल्टेज कम प्रोड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट नहीं करवा रहे हो। इसकी क्या है, 415 लिमिट है और आप इसको ऑपरेट करवा रहे हो 300 वोल्ट पे, तो बाकी कोई मतलब नहीं है इसको ऑपरेट कराने का। और 415 से भी अगर आप ज्यादा कर ले जा सकते हो, ज्यादा आएगी नहीं क्योंकि डिजाइन भी नहीं है, लेकिन बाई चांस फॉल्ट की वजह से एक्स्ट्रा हो जाए तो वो डैमेज हो जाएगी। So this is the rated voltage, this is the maximum voltage, है ना, that can be drawn or can be drawn from this generator, है ना। ये एक एग्जांपल 415 अलग अलग भी होता है, 11 केवी का भी जनरेटर होता है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप ही बताइए, शॉर्ट सर्किट के अंदर आप क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट के अंदर आप इसको शॉर्ट कर दोगे, है ना, आईएससी, ये मेरा शॉर्ट सर्किट करना होगा। तो मुझे बताओ शॉर्ट सर्किट इसको कर दोगे तो वीटी की वैल्यू क्या होगी, आप बताइए। जीरो। वेरी गुड, जीरो। तो अब आप ही बताओ कि भाई जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो किसके बीच में होगा, फील्ड करंट एक्स एक्सिस में, और यहां पे क्या आ जाएगा, आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट। यही तो मेरा आई ए हुआ, यानी आर्मेचर करंट किसके बराबर हो गया, आईएससी के बराबर। तो मुझे बताओ जैसे जैसे फील्ड करंट आप बढ़ाओगे, अब मुझे बताओ जैसे जैसे आप फील्ड करंट बढ़ाओगे, है ना, आपकी इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगी, नो डाउट। इंड्यूस ईएमएफ ही क्या करेगी, आर्मेचर करंट को बढ़ाएगी। ओके, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं आई ए या आईएससी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट,
तो मुझे बताओ अगर ऐसा है तो ग्राफ कैसा आएगा? आई ए प्रोपोर्शनल, ये मेरा आई ए है या आई एस सी ले लो आप, और ये मेरा क्या है? आई एफ। कैसा आना चाहिए ग्राफ? सही कह रहा हूं, लीनियर। ओके, क्योंकि आई एस सी इज प्रोपोर्शनल टू आई एफ। अब आप कहोगे कि सर ये सैचुरेट क्यों नहीं कर रहा, ये बढ़ता है क्यों जा रहा है? बताओ, कोई बता सकता है मुझे इसका आंसर? व्हाई दिस करंट डज नॉट, दिस ग्राफ डज नॉट सैचुरेट? सर यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल है ना, आई एस इक्वल्स नहीं, हाँ इक्वल है, नो डाउट। देखो पहले वाले ग्राफ के अंदर भी क्या था, अगर मैं यहां बनाऊं, सी दिस, यहां पे किसके बीच में था? वीओसी और प्रोपोर्शनल टू आई एफ, है ना? तो यहां पे क्या प्रोपोर्शनल था? वीओसी वाज प्रोपोर्शनल टू आई एफ। ये आया था, हमने प्रूव किया था। सी दिस, अभी किया मैंने। फाइव वीओसी इज प्रोपोर्शनल टू ई एफ। वीओसी किसके बराबर है? ईएफ। और ईएफ किस पे डिपेंड कर रही है? फ्लक्स पे। और फ्लक्स कौन डिपेंड कर रहा है? फील्ड पे। तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आईएफ। तो मैं कह सकता हूं वीओसी प्रोपोर्शनल टू आईएफ। तो इसके अंदर भी तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए। लेकिन आप, मैंने कहा कि रेसिडुअल फ्लक्स से ये यहां से चालू हुआ तो यहां से चालू करो, लेकिन तब भी लीनियर आना चाहिए। तो इसके अंदर भी क्या है, जैसे जैसे फील्ड कराओगे तो क्या करेगा? अपना कोर सैचुरेट हो जाएगा। कोर सैचुरेट हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। बट इसमें सैचुरेट क्यों नहीं हो रहा, ये बताओ भाई। इसमें भी तो सैचुरेशन हो सकता है, कोई बता सकता है मुझे? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। अब आप बताओ। सर वीओसी हाँ, इक्वल्स टू ईएफ है ना, तो ईएफ कांस्टेंट हो जाता है एक पॉइंट पर। सर वो नहीं बढ़ता ऐसा नहीं है। क्यों? सर क्यों फील्ड बढ़ने? वाइंडिंग, हाँ, क्यों नहीं बढ़ता ये बताओ। सर फील्ड वाइंडिंग स्टार्टिंग में फिक्स हो जाती है ना। नहीं तो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? आइए, इसमें एससीसी में शॉर्ट सर्किट के अंदर भी क्या बढ़ा रहे हैं? फील्ड करंट को ही तो बढ़ा रहे हैं भाई। सही कह रहा हूं मैं? फील्ड करंट को ही तो बढ़ा रहा हूं। क्योंकि देखो, यूं कह सकता हूं मैं, आई एस सी इज प्रोपोर्शनल टू ई एफ, क्योंकि वो ई एफ को ही तो कर रहा है। सी दिस ई एफ, है ना? और ई एफ किसके प्रोपोर्शनल है? आई एफ। तो बताओ भाई, इनडायरेक्टली आई एस सी इक्वल टू आई एफ किया मैंने। तो अब बताओ सैचुरेट क्यों नहीं कर रहा? वही सेम सिचुएशन है। चलो मैं बताता हूं इसका। मुझे बताओ आर्मेचर रिएक्शन था क्या इसके अंदर, ओपन सर्किट के अंदर? नो। तो क्या जैसे जैसे मैं फील्ड करंट बढ़ा रहा था तो इसके अपोजिट अपोजिट में कोई फ्लक्स लग रही थी क्या? नो सर। आप यू समझो कि सपोज ये जो स्टेटर है ये 100 वेबर पे सैचुरेट कर जाता है, ठीक है ना? लेट्स सी, है ना? लेट्स सपोज कि ये यहाँ पे 100 वेबर पे सैचुरेट कर जाता है, इतनी फ्लक्स पे। ओके, तो मैं फील्ड को बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, कोई आर्मेचर रिएक्शन है ही नहीं, तो ये बढ़ती जाएगी, कोई लिमिट ही नहीं है इसकी। और 100 वेबर को जैसे आती है ये सैचुरेट हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे एससीसी में बताओ, एससीसी के अंदर आर्मेचर रिएक्शन होगा क्या? यस सर। वेरी गुड। अगर आर्मेचर रिएक्शन होगा तो ये फील्ड फ्लक्स को क्या करेगा? अपोज। और अपोज करेगा, है ना? अपोज करेगा तो ये क्या करेगा? जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगी, है ना? फील्ड को मैं बढ़ा रहा हूं, नो डाउट, फील्ड को मैं बढ़ा रहा हूं, फील्ड को फ्लक्स को बढ़ा रहा हूं, जैसे इस बार की बात कर रहे हैं, फील्ड को मैं बढ़ा रहा हूं, फील्ड फ्लक्स को, तो आर्मेचर फ्लक्स भी बढ़ेगी जो इसको क्या करेगी? कम करेगी। यानी ये कभी भी 100 वेबर तक पहुंचेगा ही नहीं। सपोज अगर मैं बात करूं, उसको 100 वेबर है, ये अगर सपोज 80 वेबर तक पहुंची तो मेरी सपोज आर्मेचर फ्लक्स 30 वेबर है, तो मुझे बताओ 80 माइनस 30 कितना हो गया? फिर से 50 वेबर। तो क्या ये सैचुरेट कर पाएगी? क्या सैचुरेशन के लिए मुझे जो ये लिमिट चाहिए वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाएगी? बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। समझ में आया? तो सैचुरेशन आएगा क्या इसमें? नो नो। सर। नहीं आएगा। वेरी गुड, अब आपके समझ में आया। तो ये बुक्स के अंदर ऐसा समझा नहीं रखा, मैं पहले बता रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट गेट और ये इसमें यहीं से पूछा जाता है बे। ओके, सो सी दिस इज द शॉर्ट सर्किट कंडीशन। देखो शॉर्ट सर्किट कर दिया वीटी, तो मैं आईएससी को क्या लिख सकता हूं? आईएससी को लिख सकता हूं आईए के बराबर वही इज इक्वल टू ईएफ, ईएफ डिवाइडेड बाय आरए प्लस जे एक्सेस लिख सकता हूं। केवीएल है। और मैं क्या मानता हूं? एक्सेस इज वेरी मच ग्रेटर देन आरए, ये भी मैं बता चुका हूं आपको। सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज वेरी मच ग्रेटर देन आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो ये तो हट जाएगा। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बची? आई ए इज इक्वल टू ई एफ बाई जे एक्सेस। ई एफ बाई एक्सेस, एंगल क्या आ जाएगा? यहाँ पे जे ऊपर गया तो कितना आ जाएगा? -90। ये मैंने बता चुका हूं। चलो
अब इसका देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा। इसमें दो टाइप के आर्मेचर रिएक्शन, तीन टाइप के आर्मेचर रिएक्शन होते हैं अगर मैंने आपको बताया। एक तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, एक डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग, एक डीमैग्नेटाइजिंग। तो मुझे बताओ इन तीनों में अगर मैं बात करूं, मेजरली बात करते हैं दो टाइप के हैं, मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग। तो इसके अंदर कौन सा आर्मेचर रिएक्शन आपके फ्लक्स को बढ़ाता है, मैग्नेटाइजिंग या डीमैग्नेटाइजिंग? मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग। और वो कौन से लोड के लिए था अगर आपको याद है तो, लीडिंग या लैगिंग? हम डिस्कस कर चुके हैं वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर, इसके अंदर और उसके अंदर भी आर्मेचर रिएक्शन के अंदर। आपके मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक किसके अंदर था, लीडिंग लोड के लिए या लैगिंग लोड के लिए? याद है आपको? लैगिंग। नहीं नहीं नहीं, लीडिंग 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 लीडिंग। और लैगिंग के लिए हमेशा, मुझे बताओ हमारे इंडस्ट्रीज में या फिर अपने वर्ल्ड में कौन से लोड ज्यादा हैं? 90% लैगिंग लोड है, और वो हमेशा डीमैग्नेटाइजिंग होते हैं। ओके, सी दिस। तो अब ये मेरा लोड कैसा बन रहा है मुझे बताओ, अगर मैंने आरए को कर दिया, ये लोड कैसा है, लैगिंग है लीडिंग है? देख लो आप। अगर मैं ईएफ करंट को अगर मैं रेफरेंस मानता हूं, आईए का एंगल कितना है ये बताइए मुझे। -90। -90 कहां बनेगा, नीचे की तरफ। ये रहा मेरा आईए और ये मेरा ईएफ। तो कौन सा लोड है ये? लैगिंग। लैगिंग है। और कैसा है, प्योर लैगिंग है या फिर रिएक्टिव कंपोनेंट है इसके अंदर? प्योर लैगिंग। प्योर लैगिंग है ये, है ना, प्योर लैगिंग है इसके अंदर। तो अब देखो इसका ग्राफ देखो, ये मैं बना चुका हूं आपके लिए। सबसे पहले अगर कैसे बनाते हैं, अब आप ही बताओ। लेट मी दिस। ओके, चलो मैं ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले फील्ड फ्लक्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं, है ना। फील्ड अपनी फाई एफ, फील्ड करंट की वजह से फ्लक्स फाई एफ। ओके, फाई एफ आपको रट जाना चाहिए। दिस इज माय फील्ड फ्लक्स, है ना, इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ इस फील्ड ने किसको लिंक किया, आर्मेचर को, है ना। तो आर्मेचर के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ बताओ, इंड्यूस ईएमएफ, उसको हम क्या कहते हैं, ईएफ। अब मुझे बताओ ईएफ को कहां ड्रॉ करूं? ईएफ क्या करेगा, फाई एफ को लैग करेगा। ये रहा 90 डिग्री ईएफ। ये ईएफ को मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ओके, ईएफ को ड्रॉ कर दिया। अब ईएफ ड्रॉ करने के बाद में, अब जो इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो देख लो आप। आईए करंट कहां ड्रॉ करूं, आइए इसमें देख लो आप सीधे। ईएफ मेरा ड्रॉ हो गया, तो आईए कहां होगा, इससे 90 डिग्री, -90 डिग्री लैग करेगा। तो -90 डिग्री कहां बनाऊं, ये रहा, ये मेरा आई ए होगा। तो मुझे बताओ जिस डायरेक्शन में आई ए है, तो आर्मेचर रिएक्शन भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, फाई ए आर। तो मुझे बताओ मेन फ्लक्स किस तरफ है, इस तरफ। और आर्मेचर रिएक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये डीमैग्नेटाइज कर रहा है या मैग्नेटाइज कर रहा है? डीमैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज कर रहा है। ये ग्राफ में बना चुका हूं लैगिंग लोड के लिए, है ना। तो फिर भी आपको याद दिला रहा हूं। सो दिस इज दी फेजर डायग्राम फॉर शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। FIR इज टू दिस। और अब मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, SCC। ये सैचुरेट नहीं करेगा, बिकॉज देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, व्हाई शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इज लीनियर एंड डू नॉट सैचुरेट। जो मैंने आपको बताया उसका आंसर यहाँ लिख रखा है मैंने। ओके, गुड। तो दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए अपने, OCC और SCC, ठीक है। और ये हमारे काम में आएंगे पहले इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। कौन सा है हमारा पहला इनडायरेक्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड। ओके, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोलते हैं। ZPF का फुल फॉर्म है जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जीरो पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है बताओ। फाई की वैल्यू कितनी होगी, 90। कॉस, है ना, 90। वेरी गुड। यानी करंट क्या करेगा, वोल्टेज से कितना लैग करेगा या लीड करेगा, कितना लैग करेगा कितना लीड करेगा भाई। फाई एंगल क्या होता है, फाई एंगल इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो दिस इज द फाई एंगल। और आपने बताया जीरो पावर फैक्टर लैगिंग के लिए एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। समझ में आया? ओके, तो अब ये लीड भी कर सकता है,
तो मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक जो बनाया है, ये मैंने लिया है, जो लोड लिया है वो लिया है 0 पावर फैक्टर लैगिंग लोड। तो हमेशा करंट कहां बनेगा, यहां ही बनेगा, और ये वोल्टेज लिया है। ओके, समझ में आया? और ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, लैगिंग लोड लिया है मैंने यहाँ पे। ओके, नाउ अब ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स था। ओसीसी में हमने क्या किया था, इसको ओपन कर दिया था। ओके, और एससीसी को क्या किया हमने यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट कर दिया यहाँ पे एससीसी में। अब 0 पावर फैक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या किया है मैंने, लोड लगा दिया, और वो लोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है भाई, 0 पावर फैक्टर है और लैगिंग लोड है ना। तो मुझे बताओ ये प्योर इंडक्टिव है या प्योर कैपेसिटिव है या रिएक्टिव है या कैपेसिटिव है, ये बताइए कैसा लोड है ये। प्योर इंडक्टिव। प्योर इंडक्टर, उसी के तो 90 डिग्री करता है, यानी कोई रेजिस्टेंस पार्ट है ही नहीं। ओके, एंड दिस इज वेरिएबल, इंडक्टर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सी दिस प्योर इंडक्टर विच इज वेरिएबल। सो 0 पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इज, और इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो कुछ ऐसा आएगा। देखो ये मैंने 0 पावर फैक्टर लैगिंग लोड लगा रखा है। ओके, सो इट इज द ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज ये रहा VT, ओके, एंड द फील्ड करंट, ओके, ये यही है ग्राफ। देखो टर्मिनल वोल्टेज के ओपन सर्किट वोल्टेज जो ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक किसमें था, ये भी तो टर्मिनल वोल्टेज है, बट यहाँ पे मैंने लोड नहीं लगा रखा। बट अब अगर सपोज मैंने लोड लगा दिया तो, और लोड भी कैसा लगाया, लैगिंग लोड लगाया, वो भी 0 पावर फैक्टर का, है ना। सी दिस, चलो इसको देखते हैं, स्टडी करते हैं फटाफट। ओके, और ये जरूरी है, फील्ड करंट एट कांस्टेंट आर्मेचर करंट, जो आर्मेचर करंट है वो मेरा कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, एंड एट कांस्टेंट स्पीड, जो इसकी स्पीड है ns, that must be nr, सॉरी, है ना, nr, it must be constant when purely inductive load is connected at armature terminals। तो अभी ग्राफ किसके बीच में है, आर्मेचर आपका, सॉरी, टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस दिस फील्ड करंट। मैं फील्ड करंट को बढ़ाऊंगा और आर्मेचर करंट करूंगा, दिस इज द इक्विवेलेंट। फील्ड करंट को अगर बढ़ाऊंगा तो ईएफ चेंज होगा। मुझे बताओ ईएफ को हम क्या कहते हैं, कौन सी वोल्टेज कह सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको, ओपन सर्किट। वेरी गुड, ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना। नाउ लेट्स ड्रॉ द इक्वेशन ये मैं डिराइव कर चुका हूं वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर, वही इसी सर्किट में केवीएल लगाओ, यही तो इक्वेशन आएगी भाई, है ना। EF इज इक्वल टू VT, व्हाट इज VT, VT इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर, दिस लोड, है ना। EF इज इक्वल टू VT प्लस IA RA प्लस JXS। ओके, अब मैं रेफरेंस किसको ले रहा हूं, देखना अब रेफरेंस किसको ले रहा हूं, रेफरेंस, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना, कोई इक्वेशन स्टेप समझ में नहीं तो मुझे बताना। नाउ EF इज इक्वल टू VT प्लस IA, ये आ गई इक्वेशन आपकी। मैंने रेफरेंस किसको मान रहा हूं, VT को, तो VT रेफरेंस मान रहा हूं, तो VT को मैंने लिख दिया, ये रहा VT, और इसको मैंने क्या कर दिया, एंगल 0 डिग्री। ओके, सही कह रहा हूं, VT एंगल 0 डिग्री प्लस IA। अब मुझे बताओ IA कैसा लोड है, ये लैगिंग है। तो अब अगर मैं इसमें लिखूं VT, कुछ कोई भी एंगल नहीं लिख रहा, इसका मतलब 0 डिग्री है, ध्यान रखना। IA एंगल कितना लिखूं, -90। वेरी गुड, -90, है ना, सही समझ रहे हो, -90 लिख दिया, प्लस RA प्लस JXS, और मैंने क्या कर दिया, RA को नेग्लेक्ट कर दिया, हमेशा RA को नेग्लेक्ट करूंगा फॉर अप्रोक्सीमेशन, है ना, हमेशा एक्सेस इज ग्रेटर देन RA। तो मुझे बताओ J को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 एंगल। 90 एंगल, वेरी गुड, देखो यहां लिख दिया 90, ये -90, इन दोनों का समेशन क्या होगा बताओ, 0। तो VT के फेज में क्या आ गया, IA एक्सेस, यानी IA एक्सेस जो ड्रॉप है वो किसके फेज में आ गया, VT में। तो मुझे बताओ अगर आपने VT प्लस एक टर्म ऐड करी है IA एक्सेस, ये इन दोनों सेम फेज में है, और इनका एंगल कितना है बताओ, एंगल कितना है इसका, कितना एंगल है, 0 डिग्री। 0 डिग्री, वेरी गुड, 0 डिग्री है ना। तो मुझे बताओ इनका समेशन एंगल भी कितना होगा, जो रिजल्टेंट आएगा 0 डिग्री। तो मुझे बताओ इनका समेशन तो EF है, तो EF का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, है ना। तो मैं कह सकता हूं EF इज इन फेज ऑफ VT, कह सकता हूं EF सेम फेज में है VT के। ओके, नाउ नेक्स्ट मैंने क्या कहा था, आर्मेचर करंट क्या होना चाहिए, फिक्स। इस इक्वेशन को यहां लिख रहा हूं मैं, देखो अब, लेट्स ड्रॉ। ओके, EF इज इक्वल टू VT प्लस IX आ गया,
है ना, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, VT को क्या लिख रहा हूँ, EF माइनस AXS, एंगल नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि सेम फेज में है सारे के सारे, इसलिए एंगल नहीं लिख रहा। नाउ नेक्स्ट IA क्या है मेरा, कांस्टेंट रखना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट पे रखना चाहता है, ठीक है। और एक्सेस क्या है, वो भी कांस्टेंट है, तो मुझे बताओ IA इंटू एक्सेस ये क्या होगा, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या मिलेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मिलेगा। तो मैं VT ये लिख सकता हूं, VT इज इक्वल टू EF माइनस कांस्टेंट, लिख सकता हूं। ओके चलो, अब यहां तक इक्वेशन आ गई, ये इंपॉर्टेंट अपनी इक्वेशन बन गई। तो अब आप बताओ मुझे, VT इज इक्वल टू EF माइनस कांस्टेंट K मान लिया इसको, है ना, K। ओके, मुझे ग्राफ किसके बीच में बनाना है, ZPFC किसके बीच में बनाना है, टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट। तो ये बना लेते हैं यहां पे, VT वर्सेस फील्ड करंट, है ना। अब ढंग से सुनना क्या बनाते हैं, मुझे बताइए व्हाट इज EF क्या था। मैं अब एक ग्राफ बनाना चाहता हूं, आप ही बताना, एक ग्राफ बनाना चाहता हूं EF और फील्ड करंट में। EF वर्सेस IF देखा है आपने, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, बता सकते हो मुझे कोई। ओपन सर्किट। वेरी गुड, ओपन सर्किट। ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, मैंने रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को नेग्लेक्ट कर रखा है, सही कह रहा हूं मैं। EF वर्सेस IF ये बनेगा, ओके। यस सर। तो अब मुझे बताओ इस ग्राफ से ये मैं कह सकता हूं VT प्रोपोर्शनल टू EF है, बट प्रोपोर्शनल टू EF माइनस सम कांस्टेंट है। अगर इस ग्राफ में से मैं एक कांस्टेंट माइनस कर दूं, है ना, एक कांस्टेंट, जो कांस्टेंट कितना है बताइए, कांस्टेंट कितना है, अभी बताया मैंने आपको, IA एक्सेस माइनस कर दूं, तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, VT और IF। तो मुझे बताओ एक कांस्टेंट टर्म यहां से माइनस करूं, यहां से भी माइनस करूं, यहां हर जगह से माइनस करूं, तो एक ग्राफ बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्रीन कलर वाला। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा बताओ, ZPFC, ठीक है। तो ZPFC कैसे बन सकता है, ZPFC बन सकता है OCC से। तो OCC में से हमें सिर्फ क्या माइनस करना है, एक कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है, IA एक्सेस। सी दिस नाउ, to plot ZPFC we have to subtract a constant voltage drop, that is IA axis, from the curve between EF and IF, which is OCC. See this graph, सही कह रहा हूं, ये देखो ये रहा, ये ब्लैक कलर वाला कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ZPFC। ये ऊपर वाला कौन सा है, OCC। ओके, तो ZPFC कैसे बनता है समझ में आ गया ना, OCC से बन जाएगा। OCC वाले ग्राफ में से IA एक्सेस माइनस कर दो हर जगह से, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, यहां से भी कर दो, यहां से भी कर दो। तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है बता सकता है मुझे कोई, ये इंटरसेप्ट का, वेरी गुड, IA एक्सेस। और मैं कह सकता हूं दिस इज द मिनिमम करंट। अब आपको दिख रहा है कि मेरा जो ZPFC है वो ओरिजिन से चालू नहीं हो रहा, वो कुछ यहां से चालू हो रहा है। यानी एक मिनिमम फील्ड करंट चाहिए मुझे ZPFC प्लॉट करने के लिए। क्यों, देखो कैसे, तो देखो इसका वो बनाते हैं अपने क्या कहते हैं उसको, लैगिंग लोड है, तो इसमें जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो मैग्नेटाइजिंग होगा, डीमैग्नेटाइजिंग होगा, डीमैग्नेटाइजिंग ऑब्वियस है, लैगिंग लोड है यार, है ना, प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग होगा। अब प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग होगा तो सपोज मेरा IA एक्सेस बहुत ज्यादा है, डीमैग्नेटाइजिंग है, और फील्ड करंट सपोज में मान लो 10 एम्पियर है ना, 10 एम्पियर है, और मैग्नेटाइजिंग जो डीमैग्नेटाइजिंग करंट है वो 11 एम्पियर है। तो मुझे बताओ क्या ये प्लॉट हो पाएगा क्या, क्योंकि ये ज्यादा है इससे, है ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 11 एम्पियर करना पड़ेगा, तब ये न्यूट्रल आएगा। सपोज अब मैंने 12 एम्पियर और फील्ड फ्लक्स को बढ़ाया, तो 12 एम्पियर माइनस 11 एम्पियर कितना हो, 1 एम्पियर, है ना। अब मेरा नेट फ्लक्स प्रोड्यूस होगा 1 एम्पियर की वजह से, ठीक है। तो मुझे मिनिमम फील्ड करंट चाहिए, है ना। तो दिस इज द मिनिमम फील्ड करंट, है ना। जो द एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट ZFC रिप्रेजेंट द मिनिमम फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन रेटेड आर्मेचर करंट। और ये किस पे प्लॉट हुआ था, आर्मेचर करंट, रेटेड आर्मेचर करंट पे, है ना, कि भाई इतना मिनिमम करंट चाहिए कि आर्मेचर करंट जो भी इसका रेटेड करंट है, जब मशीन खरीदोगे तो उसमें दे रखा होगा 3 एम्पियर या 1 एम्पियर रेटेड आर्मेचर करंट, तो वो इस अमीटर के अंदर शो होना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि भाई मैं फील्ड करंट बढ़ाऊंगा
ढंग से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, फील्ड करंट में बढ़ाऊंगा तो मेरा ईएफ भी तो चेंज होगा, और अगर ईएफ चेंज होगा तो आर्मेचर करंट भी चेंज होगा, ऑब्वियस है चेंज होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा जो लोड है ना, इसको एडजस्ट करूंगा ताकि मेरा आर्मेचर करंट फिर से क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। समझ में आ गया ना, आर्मेचर में करंट मेरे को कांस्टेंट रखना है, तो वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, सो दिस इज दी, और ये इसका डायग्राम बना रखा है, ये बना सकते हो यहाँ पे फिगर डायग्राम, सिंपल। अब तो आ गया होगा आपको समझ में। सो दिस इज दी ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम में आएगा। कौन से, इनडायरेक्ट सेकंड मेथड पोर्टियर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, MMF मेथड, उसके अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक काम आएगा, ZPF। ये बहुत जरूरी है ना, नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। अब कुछ छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक बचे हैं, उनको भी बना लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो अब लोड कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में, इट इज द कर्व बिटवीन आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज एंड द फील्ड करंट एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट एंड कांस्टेंट स्पीड। अब आप बोलोगे भाई कि सर ये तो ZPFC हो गया, सेम डेफिनेशन बता दिया आपने, तो सही कह रहा हूं भाई। लोड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला मैंने, इट इज दी कर्व बिटवीन आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट, है ना, एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट एंड कांस्टेंट स्पीड, सेम ही हो गया। डिफरेंस क्या है, यहां पे लोड क्या था, ZPFC में लोड क्या था बताओ, लोड क्या था, प्योरली इंडक्टर। ZPF वो प्योरली इंडक्टर में भी कैसा, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड था, है ना। अब लोड कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करेंगे, लोड को वेरी करेंगे। ये लैग भी हो सकता है, लीड भी हो सकता है, रिएक्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटी भी होता है। तो ये ZPFC इसका नाम ही देखो ना, है ना। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है, सेम है, डेफिनेशन सेम है, बट हमारा यहाँ पे लोड क्या है, वेरिएबल है। अलग अलग लोड के लिए कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, दिस इज दी लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि ZPFC इज आल्सो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, बोल सकता हूं क्या, बोल सकता हूं, Yes, Yes, sir. बोल सकता हूं, इट इज अ पार्ट ऑफ, है ना, क्योंकि बस अगर आपको कोई बोले तो ये यस इट इज अ लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बना सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लोड कैरेक्टरिस्टिक एंड ZPFC इज दैट इन द लोड कैरेक्टरिस्टिक द पावर फैक्टर ऑफ द लोड कैन हैव एनी वैल्यू, नॉट नेसेसरी ZPF लैगिंग, है ना। इसके अंदर मैंने क्या फिक्स कर दी, इसकी कितनी वैल्यू फिक्स कर दी, लैगिंग तो है, लेकिन लैगिंग कितना, 0 लैगिंग, है ना। अलग अलग है, 0.8 लैगिंग भी हो सकता है, 0.6 लैगिंग भी हो सकता है, पावर फैक्टर चेंज हो सकता है, बट यहां पे मैंने क्या किया है, 0 मेरा पावर फैक्टर है। ओके, नाउ सी दिस, तो अब इसमें लिख लेते हैं IF इज इक्वल टू वेरिएबल, IF मेरी क्या वेरिएबल है, मुझे किसके बीच में प्लॉट करना है, VT वर्सेस IF। ये इक्वेशन है अपनी मेरी, VT इज इक्वल टू EF माइनस RA JX, ये फिर से पढ़ रहे हैं, VT इज इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन RA, तो VT इज इक्वल टू EF, दिस ये इक्वेशन आई। तो दो लोड के लिए बना लेते हैं हम, पहले लैगिंग लोड के लिए बनाते हैं। लैगिंग लोड के लिए बना चुके हम, लैगिंग लोड के लिए आप ही बताओ मुझे कैसा बनेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये VT, और 0 पावर फैक्टर लैगिंग के लिए बता रहा हूं मैं IF, कैसा बनेगा, कहां से चालू होगा, यहां से, ये। ओके, दिस इज ZPF लैग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मुझे बताओ इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये रहा, आर्मेचर रिएक्शन कैसा था, प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग, है ना। तो मेरी टर्मिनल वोल्टेज, अगर मुझे बताओ अगर डीमैग्नेटाइजिंग है तो VT और EF दो है ना। तो VT और EF के अंदर मुझे बताओ VT कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी EF से, डीमैग्नेटाइजिंग के अंदर, सर VT कम मिलेगी। हाँ कम मिलेगी, ऑब्वियस है कम मिलेगी, क्यों, क्योंकि डीमैग्नेटाइजिंग है, ये फ्लक्स को कम कर देगा। ओके गुड, तो VT कम मिलेगी। अब ये प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग है। अब मुझे बताओ VT कब मिलेगी, तो उसका ग्राफ मैंने यहां बना दिया। ओके, ZPFC का मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया लैगिंग का। अब सपोज मैं बनाना चाहता हूं, लैगिंग लोड है बट मेरा लोड है 0.8 लैगिंग, है ना। अब प्योर 90 डिग्री लैगिंग नहीं है, तो मुझे बताओ अगर इतना नहीं है तो अब थोड़ा सा ये यहां कहीं बनेगा। तो मुझे बताओ दो आ गए इसके अंदर, कौन कौन से आ गए, डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, दो कंपोनेंट आ गए। तो मुझे बताओ अब जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी मुझे, वो ZPF लैग से ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, इस वाले कैरेक्टरिस्टिक से कम मिलेगी या ज्यादा बनेगी,
सपोज ZPFC के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज मेरे को मैक्सिमम मिल रही थी दैट वाज 100 वोल्ट, है ना। अब मैं कह रहा हूं कि 0.8 लैगिंग, 0.8 लैगिंग का मतलब होता है कि ये कहीं यहां बनेगा बीच में, है ना। तो अब इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे आर्मेचर रिएक्शन के, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग, है ना, बट गए, है ना। अभी डीमैग्नेटाइजिंग इसको कम करेगा। ओके, तो मुझे बताओ अब जो डीमैग्नेटाइजेशन की जो वैल्यू है वो कम है या ज्यादा है पहले वाले ZPFC से, बताओ। समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो सर वापस, पहले वाले से VT ज्यादा मिलेगा, हाँ VT ज्यादा मिलेगा, वही क्यों, क्योंकि डीमैग्नेटाइजिंग मेरा क्या है, मैग्नेटाइजिंग कम हो कम हो गया। जाएगा, ऑब्वियस है। क्योंकि पहले मुझे बताओ, पहले जो आर्मेचर रिएक्शन था सपोज वो 10 यूनिट था, वो डायरेक्टली 10 यूनिट कर रहा था, लेकिन अब 10 यूनिट डायरेक्ट नहीं है, वो 10 यूनिट थोड़ा क्रॉस आ गया, तो अब 10 यूनिट का कुछ फैक्टर यहाँ पे माइनस करेगा, सपोज 8 यूनिट ही माइनस करेगा, तो ऑब्वियस है। ओके, तो अब मुझे मुझे बताओ जो ग्राफ बनाऊंगा 0.8 लैगिंग का, वो कहां बनाऊंगा, इसके ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। और 0.6 लैगिंग का कहां बनाऊंगा, इसके ऊपर बनाऊंगा। तो देखो ये रही कैरेक्टरिस्टिक्स, सी दिस इज द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स VT। IF मिनिमम तो यहीं से है, ये ZPF लैगिंग, ये 0.6 लैगिंग, 0.8 लैगिंग, यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर के अंदर भी यहाँ पे जो मुझे मिला रेटेड वोल्टेज, वो भी अभी क्या डीमैग्नेटाइजिंग है। यूनिटी पावर फैक्टर में तो न्यूट्रल होना चाहिए, ना मैग्नेटाइजिंग होना चाहिए ना डीमैग्नेटाइजिंग होना चाहिए। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब कौन सा है, कौन सा लोड होना चाहिए, लैगिंग, सॉरी इंडक्टर, कैपेसिटिव या रेजिस्टिव। यूनिटी पावर फैक्टर रजिस्टर। रजिस्टर, तो रजिस्टर के तो अंदर तो कोई है ही नहीं मैग्नेटाइजिंग, लेकिन फिर के अंदर फिर भी हमारा, अगर आइडियल बात करूं तो आइडियल में तो यूनिटी पावर फैक्टर न्यूट्रल आना चाहिए, बट फिर भी यूनिटी पावर फैक्टर मेरा कैसा आता है, थोड़ा डीमैग्नेटाइजिंग आता है। चलो अब बात करते हैं, रेटेड वोल्टेज है ये मेरी, दिस इज रेटेड वोल्टेज, है ना, VR। तो रेटेड वोल्टेज है, तो हमेशा लैगिंग लोड के लिए मुझे जो कर्व मिलेगा वो लैगिंग रेटेड वोल्टेज से क्या मिलेगा, नीचे ही मिलेगा, है ना, कम ही मिलेगा। अब बात करते हैं लीडिंग लोड की। लीडिंग लोड के अंदर मेरा मैग्नेटाइजेशन कैसा हो जाता है, जो मेरा आर्मेचर रिएक्शन कैसा हो जाता है, मैग्नेटाइजिंग या डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग। अगर मैग्नेटाइजिंग अगर हो जाता है तो क्या मेरा इंड्यूस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज को क्रॉस कर सकता है क्या, क्योंकि फ्लक्स भी क्या हो गई, अब रेटेड फ्लक्स से बढ़ गई, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या, जो मेरा कर्व है वो इसको क्रॉस कर देगा। सी दिस, देखो 0.8 लीडिंग, ये रहा 0.6 लीडिंग और बड़ा। Z प्योर, प्योर अगर कैपेसिटिव है, प्योर कैपेसिटिव है, प्योर कैपेसिटिव में तो क्या होगा, मेरा प्योर मैग्नेटाइजेशन होगा, प्योर मैग्नेटाइजेशन, तो सबसे मैक्सिमम यहाँ पे। तो दिख रहा है आपको, ये जो रेड कर्व है ये मैग्नेटाइजेशन की वजह से रेटेड वोल्टेज को एक्सीड कर गए, है ना, और ये कम रहेंगे। तो इस तरह से बनाइए, समझ में आया। ZPFC को कैसे बनाया मैंने आपको बता दिया, है ना, वो VOC से बना, और ये किससे बना, ZPFC को देख के। ओके, समझ में आया आपको। इक्वेशन से भी देख सकते हो आप, इक्वेशन से कैसे बनाया मैंने, सी दिस, ये वाली इक्वेशन बनी थी। तो मुझे बताइए लैगिंग लोड के अंदर IA की वैल्यू क्या होगी, -90 या +90 लैगिंग के लिए, बताइए। माइनस -90 लिखा, और -90 और J क्या है, +90, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई VT = EF - IX। तो मुझे बताओ VT EF को क्रॉस कर पाएगा क्या, कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि EF में से माइनस हो रहा है, ठीक है। अब लीडिंग का देख लेते हैं। लीडिंग में आप बताओ, लीडिंग के अंदर कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, तो आप बताइए IA क्या आएगा, +90 या -90, आइए, ये रहा +90, सी दिस। तो अब इसमें +90 पुट करिए, और J क्या है मेरा 90, 90 + 90 क्या हो जाएगा 180, तो ये 180 माइनस को क्या कर देगा, ये प्लस, फेजर डायग्राम से समझ में आ गया। तो ये अपोजिट में है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो मुझे बताओ अब जो मेरे को VT मिल रहा है दैट इज समेशन ऑफ EF + IA एक्सेस, समझ में आया। सो दिस इज दी लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, और मैं कह सकता हूं ZPFC इज दी पार्ट ऑफ दिस लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। सी दिस, ये रहा, ये पार्ट है ना ZPFC इसका, है ना, बट ये हमारे काम में नहीं आने वाला आगे, बट ZPF हमारे काम में आएगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं आपके लिए, ओके, जो मैंने बताया। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स,
है ना, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज द कर्व बिटवीन VT एंड IA. VT एंड IA, ये रहा टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में. ओके, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में है? VT और IA, विथ फील्ड करंट एंड स्पीड रिमेनिंग कांस्टेंट. ठीक है, इट इज द कर्व बिटवीन आर्मेचर करंट, सॉरी आपका टर्मिनल वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट. तो ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी. ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आपने फील्ड करंट को कांस्टेंट कर दिया, फील्ड करंट मेरा कांस्टेंट है, तो फ्लक्स क्या होगा मुझे बताना, बताइए. Constant. कांस्टेंट, वेरी गुड. नंबर ऑफ टर्न्स तो क्या होंगे? कांस्टेंट. दूसरी, स्पीड को भी कांस्टेंट कर दिया. अगर स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, स्पीड को अगर आपने कांस्टेंट कर दिया, तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगी? Constant. कांस्टेंट होगी. वेरी गुड. तो अब मुझे बताओ, अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो EF क्या होगा? देखो, ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, तो EF मेरा क्या होगा? इसमें कांस्टेंट होगा. ठीक है, नाउ लेट्स ड्रॉ दिस. VT is equal to EF minus JIA-XS. Okay, this is the equation. Okay, this is the equation. ये आप जानते हो. इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं. EF मेरा क्या होगा? कांस्टेंट. तो मैंने क्या लिया? सबसे पहले EF को ड्रॉ किया. सी दिस, EF को ड्रॉ किया यहाँ पे. ओके, लैगिंग लोड के लिए बना रहा हूं मैं, है ना, लैगिंग लोड के लिए. लैगिंग लोड के लिए IA कहां करेगा? ये रहा IA. मैंने कहीं IA ले लिया इसको. अब IA के अंदर, IA तो बन गया आपका, EF बन गया. EF में मुझे क्या ऐड करना है? माइनस JIA-XS. तो मुझे बताओ, JIA-XS तो कहां होगा? इसके. प्लस JIA-XS तो कहां होगा? यहां पे परपेंडिकुलर. माइनस JIA-XS कहां होगा? नीचे. तो देखो, इसको मैंने एज इट इज यहां पे ले गया, है ना, इसको मैंने एज इट इज यहां पे ले गया. सी दिस. ओके, अब यहां पे ले गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? VT. तो मुझे बताओ, यहां पे VT EF से क्या मिल रहा है? मुझे कम मिल रहा है. लैगिंग में मिलता है. VT इज EF कम. दूसरा, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए बनाओगे तो यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होता है? VT और IA क्या होगा? सेम फेज में होंगे. तो सी दिस, IA यहां पे मैंने बनाया, और JIA-XS कहां बनेगा? माइनस JIA-XS कहां बनेगा? नीचे. तो देखो, नीचे इस डायरेक्शन में इसको मैंने प्लॉट कर दिया, और ये VT इस डायरेक्शन में. अभी भी VT क्या है? EF के बराबर होना चाहिए ऑलमोस्ट, लेकिन बराबर नहीं होता. VT से थोड़ा सा कम होता है प्रैक्टिकली. आइडियली तो बराबर होना चाहिए यूनिटी पावर फैक्टर में. लीडिंग में देख लेते हैं. EF करंट कहां बनाऊं? लीड में. इसके लीड में, ये IA बनाया. ठीक है, IA यहां बन गया लीड में. माइनस JIA-XS कहां बनेगा? प्लस JIA-XS कहां बनेगा? ये प्लस JIA-XS है, इसके 90 डिग्री, बट माइनस देना है तो इसके अपोजिट. तो अपोजिट देखो, ये है, इसको मैंने यहां पे डाल दिया. अब VT खींचो. अब मुझे बताओ, VT EF से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया यार. देखो, लीड में. ये तो बताते थे. किसकी वजह से हुआ? ये बता सकता है रीजन? इसमें VT बड़ा है और इसमें VT छोटा है, किसकी वजह से? बता सकता कोई? एनीवन? Armature. वेरी गुड. इसमें आर्मेचर रिएक्शन कैसा है? डीमैग्नेटाइजिंग. और इसमें कैसा है? मैग्नेटाइजिंग. ओके, सो ये यहां पे एक्सप्लेन कर रखा है मैंने आपको, है ना. नाउ Z पावर फैक्टर लैग के लिए मैं अगर इक्वेशन लिख लूं तो कैसे लिखेंगे? लैग के लिए आप ही बताओगा. देखो, EF इज इक्वल टू VT एंगल 0 प्लस JIA-XS. IA अगर लैगिंग है, प्योर लैगिंग है, तो एंगल क्या आएगा यहाँ पे? माइनस 90. सही कह रहा हूं? देखो, माइनस 90 और ये प्लस 90 क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट. तो EF इज इक्वल टू VT प्लस IA-XS आ गया, और VT इज इक्वल टू EF माइनस IA-XS. इसको लिख सकता हूं मैं. ग्राफ किसमें प्लॉट करना चाहता हूं? मैं प्लॉट करना चाहता हूं VT और, है ना, ये मेरी Y एक्सिस है और ये मेरी X एक्सिस है. तो दिख रहा है आपको, Y में क्या है? VT, और X एक्सिस कौन सी है? ये रही. मुझे बताओ, इसका स्लोप Y इज इक्वल टू MX प्लस C इक्वेशन से आप करो, कंपेयर करो ये इक्वेशन. तो मुझे बताओ, C तो मेरा क्या है? कांस्टेंट. वो कौन सी है? EF. EF को क्या माना मैंने? कांस्टेंट. वेरी गुड. X क्या है मेरा? IA. तो ये रहा IA. स्लोप, M इज स्लोप. स्लोप कितना है यहाँ पे? बताओ. Axis. माइनस एक्सिस, नेगेटिव स्लोप है, यानी गिरता हुआ स्लोप है ना. समझ में आया? EF, जो भी EF की वैल्यू है, उससे गिरता हुआ स्लोप बनेगा. सी दिस, ये रहा EF, इससे घट रहा है. ये देखो, Z पावर फैक्टर लैगिंग का, है ना, गिरता हुआ. और ये यहाँ पे कट करेगा. यहाँ पे कहां पे कट करेगा?
IA की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली सॉरी EF की वैल्यू यहाँ पे 0, EF की वैल्यू 0, इसका मतलब आपके VT की वैल्यू 0, तो IA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VT की वैल्यू 0 कौन सी कंडीशन पे होती है बताओ? टर्मिनल वोल्टेज 0 कब होता है? शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे। सो दिस इज दी शॉर्ट सर्किट करंट, EF बाई एक्सेस, इस इक्वेशन से आया। ओके, अब लीडिंग की बात करते हैं, लीडिंग देखते हैं। EF इजिकल टू VT, JI प्लस 90 जगह यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 90 जगह प्लस 90 आ जाएगा। इसको बनाते हैं, सी दिस, ये इक्वेशन बनेगी प्लस 90 और ये प्लस 90 कितना हो गया? 180, है ना? 180 का मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा माइनस, और इसको रीअरेंज किया, मुझे VT y इजिकल टू mx प्लस c में लाना है ना? इक्वेशन प्लॉट कैसे करते हैं पता है। अब मुझे बताओ फिर से, IA इज x, फिर से स्लोप कितना है? एक्सेस है, बट स्लोप कैसा है ये बताओ? पॉजिटिव, तो ये इंक्रीज करता जाएगा। ये रहा Z पावर फैक्टर लीड का स्लोप, ये रहा, समझ में आया? ये लीड का, इसको ऐसे बना सकते हो, ये इसका, ये लीडिंग का, ये लैगिंग का। अब इसके बीच वाले वही होंगे, 0.6 लैगिंग, 0.8 लैगिंग। यूनिटी पावर फैक्टर भी कम होगा, है ना? यूनिटी पावर फैक्टर में भी VT की वैल्यू क्या होती है? EF से कम होती है। तो देखो आप देख सकते हो आपके लैगिंग लोड और यूनिटी पावर फैक्टर में VT की वैल्यू कम होती है, तो देखो कम हो रखी है यहाँ पे, है ना? और इसके अंदर आपके, क्योंकि आर्मेचर करंट अगर बढ़ाओगे, देखो आर्मेचर करंट बढ़ाओगे तो आर्मेचर रिएक्शन भी तो बढ़ेगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, तो धीरे धीरे क्या करेगा? ये गिरता जाएगा, ऑब्वियस है, तो है ना? और लीडिंग में ये रहा 0.8। समझ में आया कैसे बनाया? ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो किस पे है? आर्मेचर रिएक्शन पे। ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है ना? ये देखो इसमें भी लिख रखा है। ओके, तो ये मेरा कौन सा ग्राफ हुआ? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में? VT और IA के बीच में। ओके, नाउ लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये किसके बीच में है भाई? VT और IA तो हो गया। इट इज द कर्व बिटवीन फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट और फील्ड करंट इसके बीच में। तो आप ही बताओ, लैगिंग लोड के लिए जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा? आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगी, ऑब्वियस है ना? और इसमें कांस्टेंट क्या रखा है? एज वेरिड एट कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज। मेरी टर्मिनल वोल्टेज क्या रखी है मैंने? कांस्टेंट रखी है। सो एट लैगिंग पावर फैक्टर क्या होगा? आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजिंग, सो इट ट्राई टू रिड्यूस द फ्लक्स, फ्लक्स को रिड्यूस करेगा, एंड टर्मिनल वोल्टेज and the terminal voltage, and in order to maintain a constant terminal voltage we need to increase the flux and hence increase the field current. अब आप ही बताइए मुझे क्या रखना है? ये टर्मिनल वोल्टेज है VT। ओके, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज VT। अब ढंग से देखना आप, है ना? ये इंपॉर्टेंट है, इस समझने वाली पार्ट है ना? मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ नई जगह पे, एक सेकेंड, आप ही बताओगे इसका। देखो कर्व्स को रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल। अगर आपने समझ में आ गया मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट तो सारे कर्व्स आपके आराम से बन जाएंगे। ओके, ये कर्व किसके बीच में बनाया मैंने? फील्ड करंट और आर्मेचर, और ये मेरी टर्मिनल वोल्टेज है सपोज VT। मैंने क्या कहा? टर्मिनल वोल्टेज क्या होनी चाहिए मेरी? कांस्टेंट। तो अब आप ही बताओ, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको ढंग से बनाते हैं, है ना? लास्ट कर्व है। ओके, ये VT एंड दिस इज माय IF और दिस इज माय IA। चलो अब आप बताओ, सबसे पहले जेड पावर फैक्टर लैग के लिए बना रहा हूं मेरा, है ना? जेड पावर फैक्टर लैग, प्योर लैगिंग, है ना? तो मुझे बताओ इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा? मैग्नेटाइजिंग या डीमैग्नेटाइजिंग? एनीवन? डीमैग्नेटाइजिंग। वेरी गुड, डीमैग्नेटाइजिंग। तो ये क्या करेगा? फ्लक्स को क्या करेगा? घटाएगा, सही कह रहा हूं? अगर फ्लक्स मेरी कम हुई तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी? मैंने बताओ मुझे। कम होगी, वेरी गुड। अब टर्मिनल वोल्टेज अगर कम होगी तो मुझे टर्मिनल वोल्टेज कैसा रखना है बताओ? कांस्टेंट। तो मुझे टर्मिनल वोल्टेज को अगर इंक्रीज करना है तो फ्लक्स को, जो फील्ड करंट, मैं चेंज किसको कर सकता हूँ? फील्ड करंट को। फील्ड करंट को क्या कर सकता हूँ? बढ़ाना है। तो अब इसका ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा, जेड पावर फैक्टर लैग। समझ में आया ऊपर क्यों आया? ओके, और अब लीडिंग में, लीडिंग की बात करते हैं, जेड पावर लीड में। जेड पावर लीडिंग में फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, मैग्नेटाइजिंग, जो आपकी आर्मेचर रिएक्शन वो कैसा होता है? मैग्नेटाइजिंग। तो उसमें फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या करेगी बताओ? इंक्रीज करेगी। तो अगर उसको मुझे क्या करना है?
कम करना है कांस्टेंट रखने के लिए, तो मुझे बताओ अब फील्ड करंट को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये उल्टा हो जाएगा। देखा आपने कि लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर तो जेड पावर फैक्टर लीड ऊपर है और ये लैग नीचे है, बट ये देखो दिस इज द डायग्राम ऑफ द कंपाउंडिंग कर्व। देखो ये लैग दिख रहा है और ये लीड दिख रहा है, और इसके बीच वाले सारे लैगिंग ऊपर आ गया, लीडिंग नीचे आ गया। तो कंफ्यूज मत हो जाना। और दिस इज द रेटेड फील्ड करंट। रेटेड फील्ड करंट क्या है, दिस इज द रेटेड फील्ड करंट एट विच द रेटेड वोल्टेज इज प्रोड्यूस। मैं डिफाइन कर चुका हूं ऑलरेडी। ओके, सो वी एंड द लेक्चर हियर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बहुत डीप में पढ़ाया है ना, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया कि ये कर्व कैसे बनते हैं अब। ओके, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। अब उसके बाद